आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहली भारतीय संविधान की विशेषता है कि ये लिखित है, निर्मित है, व्यापक संविधान है। संपूर्ण भारतीय संविधान को लिपिबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा द्वारा किया गया। तो भारतीय संविधान की विशेषता में पहली विशेषता देख रहे हैं, यानी कि भारतीय संविधान कैसा है, लिखित है, निर्मित है और व्यापक है। संपूर्ण संविधान कैसा है, लिपिबद्ध किया गया है। और भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। फिर दूसरी विशेषता देखेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मूल आधार उद्देश्य प्रस्ताव है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना का मूल आधार क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है। संविधान की आत्मा का है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किस वाद में कहा है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग माना है। तो संविधान का भाग या अंग किस वाद में माना है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग माना गया है। एस.आर. बम्बैया वाद 1994 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मानते हुए संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। तो संविधान का मूल ढांचा किस वाद में घोषित किया, तो एस.आर. बम्बैया वाद में। तो ये ध्यान रखना, एक तो आत्मा और एक ये अंग और एक मूल ढांचा। तो ये अलग अलग वादों को ध्यान में रखना है, किस वाद में क्या घोषित किया गया है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण है। जो भारतीय संविधान है, इसके उद्देश्य क्या है, उनका निर्धारण कहाँ कर रखा है, तो प्रस्तावना में कर रखा है भारतीय संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण। तो ये प्रस्तावना के बारे में आपको ध्यान में रखना है। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में पहली बार और एकमात्र संशोधन करते हुए इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़कर समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना संविधान का उद्देश्य घोषित किया गया। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन। और एकमात्र ये पहली बार और एकमात्र एक बार ही संशोधन प्रस्तावना में किया गया है। फिर तीसरी विशेषता क्या है संविधान की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र है, किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। तो ये कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की बात संविधान में लिखी हुई है। फिर लोकप्रिय और संपूर्ण संप्रभुत्व पर आधारित है। तो वे संप्रभुत्वता जो जनता में निवास करती हो उसको हम क्या कहते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता कहलाती है। तो लोकप्रिय कौन सी होती है, वह संप्रभुता जो जनता में निवास करती हो। भारत में संप्रभुत्वा जनता में निवास करती है या निवास है, इसका हमें पता लगता है संविधान जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। तो इससे हमें पता लगता है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। परंतु भारत में सर्वोच्चता किसकी है, तो ये संविधान की सर्वोच्चता है। तो भारत जो संविधान है, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये ध्यान रखना। यह संप्रभु कौन है, तो संविधान है। फिर संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक संप्रभुता का मिश्रण है। जो संविधान है ये संसदीय और
न्यायिक संप्रभुता का मिश्रण है। जैसे भारत में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन इसमें संशोधन कौन कर सकता है? संसद द्वारा किया जाता है संशोधन। यदि संसद ने संविधान की सर्वोच्चता के विरुद्ध किया है, तो जो संशोधन किया है इसको न्यायपालिका उसे अवैध भी घोषित कर सकती है। जैसा कि 99वां संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने अवैध घोषित किया है। फिर पंथ निरपेक्ष राज्य, तो भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। धर्म के मामले में भारत निरपेक्ष है और ये सभी धर्म के साथ समानता का व्यवहार करता है, ये ध्यान रखना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक यानी कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें जनता की भागीदारी हो। जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो उसे हम गणराज्य कहते हैं। तो भारत में हम जानते हैं कि गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो भारत में जनता की भागीदारी है, तो इसलिए लोकतंत्र और गणराज्य है। और भारत में वयस्क मताधिकार के संविधान में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। तो ये वयस्क मताधिकार संविधान की विशेषता है। फिर 10वीं संविधान की विशेषता क्या? कठोरता एवं लचीलापन का मिश्रण है संविधान। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन दो प्रकार से करते हैं तो काउंट होता है। एक तो विशेष बहुमत से, एक अति विशेष बहुमत से। तो ये ध्यान रखना, कुछ संशोधन तो संसद द्वारा कर दिए जाते हैं, कुछ में राज्यों की भी अनुमति, आधे राज्यों की भी अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो ये कठोर भी है और लचीलापन का मिश्रण है संविधान। फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, आर्टिकल 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथक्करण की बात कह रखी है। एक राजभाषा, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा और मूल संविधान में 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को हिंदी की सहभाषा घोषित किया गया था, परंतु 1963 के सहभाषा अधिनियम के तहत अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी को हिंदी की सहभागी भाषा घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में 22 राष्ट्रीय यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 348 के तहत न्यायालयों के काम की जो कामकाज की भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। तो ये कहाँ पर लिख रखा है? आर्टिकल 348 में लिख रखा है। फिर संविधान की 13वीं विशेषता क्या है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं संविधान में। जैसे आर्टिकल 330 लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण की बात करता है। तो आर्टिकल 330 में लोकसभा में आरक्षण की बात करता है और एससी को तो कितनी है? 84 सीटें आरक्षित है। एसटी की 47 सीटें आरक्षित है। आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो भारतीयों को आरक्षण की बात करता है। 2 सीटों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये कहाँ लिख रखा है? 331 में लिख रखा है। आर्टिकल 332 में क्या लिख रखा है? विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण की बात कह रखी है। और ये राजस्थान में देखें तो एससी को तो 34 और एसटी को 25 सीटें आरक्षित है। और 333 में विधानसभा में एंग्लो भारतीय के एक जो व्यक्ति होता है उसको गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता है अगर उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है एंग्लो इंडियन को तब। आर्टिकल 334 आरक्षण की समय सीमा की बात करता है। 95वें संविधान संशोधन 2009 के तहत ये आरक्षण संविधान लागू होने के 70 वर्ष बाद तक प्राप्त रहेगा, यानी कि 25 जनवरी 2020 तक की बात कह रखी थी। इसको भी वर्तमान में और आगे बढ़ा दिया गया है। फिर 14वीं विशेषता है संविधान की कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों का समावेशन, इनका संविधान में समावेशन है। मौलिक
मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व की बात भाग 4 में कह रखी है, और जो ये मौलिक कर्तव्य हैं इनकी बात बाद में भाग 4A में या 4K में जोड़ा गया है। जो मूल अधिकार हैं ये आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख है, और जो नीति निर्देशक तत्व है ये 36 से 51 तक है, और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। जो मूल अधिकार है ये USA से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, और जो ये मौलिक कर्तव्य है ये सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। फिर मूल अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है, नीति निर्देशक तत्व राज्यों को, और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये नागरिकों के होते हैं कर्तव्य। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो मूल अधिकार है इनमें नागरिकों वाले अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 15, 16, 19, 29 और 30 में नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है उनकी बात कह रखी है। और जो ये मूल अधिकार है ये नकारात्मक प्रकृति के हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य ये सकारात्मक प्रकृति के हैं। मूल अधिकार वाद योग्य है, इनको न्यायालय में ले जाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अगर मान लो कोई सरकार पूरा नहीं कर पा रही है तो इनको न्यायालय में इन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्य पर भी वाद योग्य ये नहीं है। मूल अधिकार मूल संविधान में थे, नीति निर्देशक तत्व की बात भी मूल संविधान में थी, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं थी। फिर जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए शामिल किए गए हैं। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है इसको सुनिश्चित करने के लिए शामिल किए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए शामिल किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य आदर्श नागरिकों के निर्माण के लिए जोड़े गए हैं। फिर मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, तो ये 7 थे, और वर्तमान में कितने अधिकार हैं, 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार था इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको अब वैधानिक मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। फिर जो नीति निर्देशक तत्व है ये और जोड़े गए, एक तो 39A जोड़ा गया जो निःशुल्क और विधिक सहायता हेतु 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। एक 43A जोड़ा गया श्रमिकों की भागीदारी, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 43B में सहकारिता से संबंधित प्रावधान किए गए, ये 97वां संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया। और एक 48A में वन्य जीव से संबंधित प्रावधान किए गए, तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो इनको ध्यान में रखना है। और जो मौलिक कर्तव्य थे ये पहले तो 10 जोड़े गए थे, बाद में वर्तमान में भी 11 हैं। एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार और जोड़ा गया जो मौलिक कर्तव्य। फिर मूल अधिकार कौन कौन से हैं, मूल अधिकार में एक तो समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात कर रखी है। फिर तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। फिर चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक इनकी बात कर रखी है। फिर सांस्कृतिक शिक्षा यानी का मूल अधिकार में 29 से 30 तक बात कर रखी है।
फिर जो छठा है ये संवैधानिक उपचार 32 में इसकी बात कह रखी है। और अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भाग 4 के में अनुच्छेद 51 ए में है। और ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, इम्पोर्टेंट है, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और कौन कौन से हैं इनको याद रखने का, ए से तो आप याद रखोगे एंथेनम, बी से बापू से राष्ट्रीय आंदोलन, सी से कन्फर्म सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता से संबंधित है, डी में देश की रक्षा, डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा से संबंधित, ई का मतलब होता है इक्वलिटी यानी समान भातृत्व, और एफ का मतलब फैंसी कल्चर यानी विविधता, सामाजिक संस्कृति की बात, और जी का मतलब गिरण यानी पर्यावरण, नदी तालाब से संबंधित जो कर्तव्य है उनकी बात, एच का मतलब ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद से संबंधित मौलिक कर्तव्य इसमें, आई का मतलब इंडियन प्रॉपर्टी यानी राष्ट्रीय संपत्ति के बारे में कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ पर आई में, जेएम में यानी कि जॉइंट एक्टिविटी है, सामूहिक गतिविधियों के जो कर्तव्य है वो जेएम में है, के का मतलब नॉलेज यानी कि शिक्षा से संबंधित जो 6 से 14 वाले हैं वो के में जोड़े गए हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर संविधान की अगली विशेषता देख रहे हैं, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण। तो संघ और राज्यों में शक्ति विभाजन के आधार पर हम शासन व्यवस्था को एकात्मक व संघात्मक में विभाजित किया जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है, इसलिए भारत में संवैधानिक दृष्टि से संघात्मक शासन है। तो किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच में क्या किया गया है, शक्ति का विभाजन किया गया है, इसलिए भारत में संवैधानिक दृष्टि से कैसा है, संघात्मक शासन है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना क्वेश्चन। परंतु शक्ति विभाजन संघ के पक्ष में होने के कारण हम इसे एकात्मकता की तरफ झुका हुआ संघात्मक शासन कहा जाता है। केसी व्हीलर ने भारत की संघीय प्रकृति को अर्ध संघात्मक कहा है। ये ध्यान रखना, किसने अर्ध संघात्मक कहा है, केसी व्हीलर ने। फिर 1994 के एसआर बम्बैयावाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संघीय प्रकृति को संघात्मक घोषित किया और संघात्मक शासन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। तो एसआर बम्बैयावाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जो संघीय प्रकृति इसको क्या किया, संघात्मक घोषित किया, और संघात्मक जो शासन है इसको संविधान का मूल ढांचा भी घोषित किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, एसआर बम्बैयावाद। फिर संघात्मक शासन ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया, परंतु संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों तथ्यों का मिश्रण पाया जाता है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। कैसे, अब 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची तो संघ सरकार के पास है और 97 विषय हैं, और अगर इनकी गणना करें तो 100 विषय होंगे। समवर्ती सूची संघ और राज्य दोनों के पास है, लेकिन अगर मतभेद है तो संघ सरकार का कानून लागू होगा। ये 47 विषय और गणना करें तो 52 होता है। राज्य सूची का विषय राज्य सरकार के पास, और इनके सब्जेक्ट कितने हैं, 66 है, काउंट करें तो 61 होगा। ये संघ सूची और राज्य सूची 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, जबकि समवर्ती सूची वाला टॉपिक ये ऑस्ट्रेलिया से। और जो अपशिष्ट विषय यानी इन तीनों सूचियों के अलावा जो भी विषय बचे हैं उन पर कानून कौन बनाएगी, संघ सरकार बनाएगी, और ये व्यवस्था इस प्रकार की कनाडा से ली गई है। फिर संघ शासन के लक्षण यानी कि संविधान में किन बातों से हमेशा लगता है कि संघात्मक शासन है। एक तो लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्य में शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि संघात्मक है। संविधान की सर्वोच्चता है, इससे भी कह सकते हैं कि संघात्मक शासन है। लिखित संविधान है, इससे भी कह सकते हैं कि
व्यवस्था कैसी है? संघात्मक है। स्वतंत्र एवं न्यायपालिका की निष्पक्ष न्यायपालिका, इससे भी हम कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल है, यानी कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा का राज्यों का सदन है, इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं व्यवस्था कैसी है? संघात्मक है। संविधान संशोधन में राज्य की भूमिका, जैसे हम 368 में देखते हैं, अति विशेष वाले में आधे राज्यों से भी अनुमति लेनी होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका है, मतलब व्यवस्था कैसी है? संघात्मक शासन के लक्षण है ये। फिर एक साथ दो या दो प्रकार की सरकार या अधिकारों एवं कानूनों का अस्तित्व, यानी कि केंद्र में जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार का अस्तित्व है, तो ये दो प्रकार की सरकारें चल रही है, आराम से दोनों चल रही है। इसका मतलब ये व्यवस्था कैसी है? संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है ये सभी। तो ध्यान रखना, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संघ राज्यों में शक्ति विभाजन, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, द्विविधानमंडल, और संविधान में संशोधन में राज्यों की भूमिका, और एक साथ दो सरकारों का या कानूनों का सह अस्तित्व, ये सभी किसके लक्षण है? ये संघ शासन के लक्षण है। फिर एकात्मक शासन के लक्षण या विशेषताओं, यानी कि संविधान की किन विशेषताओं से हमें लगता है कि एकात्मक शासन की ओर झुकाव है? तो एक तो शक्ति का विभाजन है, वो संघ के पक्ष में है, यानी कि संघ सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। एक जो इन तीनों संघ सूची, राज्य सूची, जो समवर्ती सूची थी, इनके अलावा जो विषय बचे, अपशिष्ट विषय, ये संघ सरकार के पास है। तो इससे भी लगता है हमें कि एकात्मक शासन के लक्षण है ये। संघ और राज्यों का एक ही संविधान है, यानी कि संघ और राज्यों का, सेंटर का और स्टेट का संविधान एक ही है, इससे भी लगता है कि एकात्मक शासन का लक्षण। संविधान संशोधन में संघ की जो संघ है, इसको प्राथमिकता है, इससे भी लगता है कि एकात्मक शासन है। और जो न्याय व्यवस्था है ये एकीकृत है, ये भी एकात्मक शासन के लक्षण को बताती है। राज्यसभा में जो राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, तो ये भी बताता है एकात्मक शासन का लक्षण है। और आपातकाल में एकात्मक स्वरूप है, ये भी एकात्मक शासन के लक्षण को प्रकट करता है। फिर संसद द्वारा विधान परिषद का गठन करना या समापन करना, ये शक्ति संसद के पास है, इससे भी लगता है एकात्मक लक्षण का ये लक्षण है। फिर राज्यपाल द्वारा जो राज्य विधानमंडल है, इसके विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखना, आर्टिकल 200 में लिख रखा है, और राष्ट्रपति को सहमति के हेतु भेजना 201 में लिख रखा है। ये भी हमें बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था के लक्षण को बताता है। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी एकात्मक व्यवस्था की लक्षण है। फिर आर्थिक दृष्टि से जो राज्य है, ये केंद्र पर निर्भरता 280 में लिख रखा है, वित्त आयोग का गठन, तो ये भी एकात्मक लक्षण की ओर इंगित करता है। अखिल भारतीय सेवाओं, यानी कि ये भी संसद द्वारा तय होता है, राज्यसभा इसका पहल करती है, तो ये भी एकात्मक व्यवस्था की ओर अंगीकृत करती है। संसद द्वारा राज्यों के नामों में, सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य का पुनर्गठन करना, ये शक्ति संसद के पास है, इससे भी लगता है व्यवस्था कैसी है, यानी कि ये भी लक्षण एकात्मकता का लक्षण प्रकट करता है। एकल नागरिकता, इकेरी नागरिकता, ये भी एकात्मक शासन का लक्षण है। फिर हम देखेंगे संसदीय शासन क्या होता है। तो संसदीय शासन यानी कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था को संसदीय है या अध्यक्षीय है, ये डिसाइड किया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस लेते चलेंगे कि संसदीय शासन की क्या विशेषता होती है और जो अध्यक्षीय शासन है इसकी क्या विशेषता होती है। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे सारणी में। जहाँ पर संसदीय शासन है वहाँ पर क्या क्या होगा, जैसे भारत में संसदीय शासन है तो संसदीय शासन के अनुसार भारत में क्या क्या है। अध्यक्षीय शासन जैसे अमेरिका वगैरह वहाँ पर अध्यक्षीय शासन है, तो वहाँ पर कैसी व्यवस्था होती है इसकी चर्चा करेंगे। जहाँ पर संसदीय शासन होता है
वहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर संबंध होता है। और जहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था होती है वहाँ पर ये परस्पर संबंधित नहीं होती है। जैसे कार्यपालिका दो प्रकार की होती है संसदीय शासन में जो एक तो नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक। नाम मात्र का तो देखो राष्ट्रपति, और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, तो ये भारत में हम देखते हैं। जबकि जो अध्यक्षीय शासन होता है वहाँ पर कार्यपालिका एक ही प्रकार की होती है और उसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। और जहाँ पर संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था है वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है और वो राष्ट्रपति होता है। फिर संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन में अगला विभेद देखते हैं कि जो सरकार का निर्माण शासनाध्यक्ष द्वारा किया जाता है जहाँ पर संसदीय शासन होता है। लेकिन जहाँ पर अध्यक्षीय शासन होता है वहाँ पर सरकार का निर्माण राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और जहाँ पर संसदीय शासन है वहाँ पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि जहाँ पर अध्यक्षीय शासन है वहाँ पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये एक डिफरेंस है। फिर जहाँ पर संसदीय शासन है वहाँ पर लोक सदन और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है। जबकि जहाँ पर अध्यक्षीय शासन है वहाँ पर कार्यकाल निश्चित होता है। यहाँ पर तो जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक यहाँ पर देखो ये कार्यकाल निश्चित रहेगा। जैसे अमेरिका में देखते हैं 4 साल होता है इनका कार्यकाल। फिर जहाँ पर संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर राजनीतिक सहजातीयता पाई जाती है, यानी कि जो मंत्री वगैरह होंगे ना ये लोकसभा या राज्यसभा से आएंगे। और जहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था होती है वहाँ पर विजातीयता पाई जाती है, यानी कि किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कोई डॉक्टर है तो उसको चाहे तो मंत्री बना सकते हैं, वो चाहे किसी सदन का सदस्य हो या ना हो। तो यहाँ पर विजातीयता पाई जाती है। फिर जहाँ पर संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर कार्यपालिका का सदस्य का चुनाव व्यवस्थापिका द्वारा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में, व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। और व्यवस्थापिका में से किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव व्यवस्थापिका यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से चुनाव किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री कौन होता है, बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन जहाँ पर व्यवस्था अध्यक्षीय व्यवस्था है वहाँ पर कार्यपालिका सदस्यों का चुनाव न तो व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है ना ही व्यवस्थापिका में से किया जाता है। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो ये व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, और प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका में से होता है। तो इनको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। फिर जहाँ पर संसदीय शासन होता है वहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं, यानी दोहरी सदस्यता, जैसे प्रधानमंत्री। यहाँ पर कार्यपालिका जहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था होती है वहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, जरूरी नहीं है वो व्यवस्थापिका के सदस्य हो। फिर अंतिम विशेषता जहाँ पर संसदीय शासन होता है वहाँ पर नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर कार्य होता है, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर कार्य होता है। जबकि अध्यक्षीय शासन होता है वहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का कार्य होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना।